हरे कवनो अकेलिया बताऊ तुमरी ननदो सैया मिलल न बोलवाना। अरे कवनो अकेलिया बताऊ तुमरी ननदो सैया मिलल न बोलवाना। अरे दलिया में नुनवा चटक कैदा भौजी घर जाऊ पारे भैया बोली है ना। पापा तो मैं 3 महीने की थी तभी खत्म हो गए थे, गुजर गए थे। और मम्मी शायद मेरे साथ 1 साल तक रही होंगी, मैं जानती नहीं हूँ। बचपना बिल्कुल मेरा अकेला बीता हुआ है। गीत संगीत में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? मैंने बचपन से ही नामी थी गानों में गाने में। क्या बिरहा की तरफ भी जाने का मन हुआ? बिरहा मुझे नहीं पसंद था और बिरहा के बारे में मैं बहुत जानती भी नहीं थी। वो कौन सी शरारत है बचपन की जिसको आपने अपने गानों में ढाला? बचपन का नाम लेते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। साजबाज के साथ आप गाती हैं? एक ही टीम फिक्स नहीं है, कई टीम जी। हाँ है। क्या योजनाएं हैं आपकी आगे की? गाना भी गाती हूँ, प्रोग्राम भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ। ये समझो कि दिन भर ऐसे चलते चलते पैर पत्थर जैसा लगने लगता है हमको। क्या आपको कभी लगता है कि ये जो हमारे समय में बहुत सारी दिक्कतें हैं उसकी तरफ भी कभी जाना चाहिए, उसको भी गाने में ले आना चाहिए? जब भी कोई मामला होता है तो मैं गीत तो जरूर गाती हूँ। तो आपके कवि लोग क्या बहुत अच्छे गाने आपके कहने पर देते हैं या अपने से लिख के दे देते हैं? संसार बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी रीति रिवाज बदल रहे हैं और ख़ास तौर से लोगों का व्यवहार बदल रहा है। लोगों के सुनने, गुनने और सीखने का माध्यम भी बदल रहा है और अनेक ऐसे लोग भी आ गए हैं परिदृश्य में जो पुरानी परिस्थितियों और हालात में शायद दबे कुचले रहते या हो सकता है कोई और काम करके जीवन यापन करते, लेकिन बहुतों ने अपनी कला को समय के बदलावों के साथ जोड़ा और आज उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। लोग उनको जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनका सम्मान है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी भूली बिसरी चीज़ों को सामने ला के रख दिया है जो मानवीय संवेदनाओं को न केवल उद्वेलित करती हैं बल्कि उसमें बहुत कुछ नया भी जोड़ती हैं। जौनपुर ज़िले में हम देखते हैं कि अनेक ऐसे यूट्यूबर्स हैं, अनेक ऐसे कलाकार हैं जो बिल्कुल ठेठ गंवई कलाकार हैं, लेकिन उनकी रीच और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि उनको दुनिया भर के तमाम सारे लोग सुनते हैं, जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और वे लाइव भी जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कलाकार सुजानगंज की रहने वाली मंजू मोहिनी, जो इस समय अवधी और भोजपुरी के संधि क्षेत्र में जो लोकगीत है उसकी एक स्टार गायिका है। इनको बहुत से लोग सुनते हैं और उनकी एक अच्छी और कड़ी आवाज़ उनके शब्दों को बहुत दूर तक कानों को छूती है। मंजू जी आज साथ में हैं, हम उनके घर आए हैं, उनके स्टूडियो में बैठे हैं। बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि आप आए हमारे यहाँ और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम जानना चाहेंगे कि मंजू जी जो जिस पारिवारिक सामाजिक परिवेश से आती हैं वो कैसा था और किस तरीके से उनमें यह दिलचस्पी जगी कि वे अपनी आत्माभिव्यक्ति के रूप में गायन को चुने, जबकि गायन में भी इतनी मारामारी है कि पुराने गायक बेरोजगार होते जा रहे हैं, नए गायक नए लटके झटकों के साथ आ रहे हैं। लेकिन मंजू मोहिनी की एक खासियत यह है कि उन्होंने लटके झटकों के अलावा लोकगीत की जो एक पारंपरिक शैलियां हैं उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया, उसको वे गा रही हैं। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो तक आए। हमारा सौभाग्य, हमारा भाग्य जग गया है समझो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग अपना कीमती टाइम देते हैं। मंजू जी आपका मायका कहाँ है और ससुराल कहाँ है? हमारा मायका बरईपार बाजार है, खेतलपुर गांव है जी, और ससुराल मुस्तफ़ाबाद बाजार है, भिखारीपुर गांव है। अच्छा जी।
तो जन्मतिथि वगैरह कुछ याद है आपको? जी, 17/7/91 हमारा जन्मतिथि है। 17/7/91 जी। जी। तो पढ़ाई लिखाई? बीए किए हैं फाइनल। अच्छा, आपके मतलब जो पैतृक परिवार में जी। कौन कौन लोग थे? आपकी माता कैसी थी? आपके पिता कैसे थे? आपके भाई, आपके बहन कैसे थे? कैसा परिवार था आपका? सर, मेरे पास मम्मी पापा नहीं थे। हम्म। मेरे मेरे साथ नहीं थे। पापा तो मैं 3 महीने की थी तभी ख़त्म हो गए थे, गुजर गए थे। और मम्मी शायद मेरे साथ 1 साल तक रही होंगी, मैं जानती नहीं उन्हें। तो इसके बाद उनकी शादी हो गई थी कहीं और। अच्छा। फिलहाल जब शादी उदी हमारी हुई, उसके पहले 2-4 साल पहले मुलाकात हुई और अब भी होती रहती है मम्मी से, लेकिन इसके पहले मैं नहीं जानती थी। और बचपना बिल्कुल मेरा अकेला बीता हुआ है। अच्छा। और ना मैं ही हुई थी अपने पापा के, और ना कोई भाई ना कोई बहन। मेरे दादा दादी मुझे पाल पोस कर बड़ा किए थे। आपके दादा का नाम क्या था? राजदेव। अच्छा, तो दादा दादी के प्यार से आप जो है पली बढ़ी। जैसे मम्मी मेरे को लेके गई थी ननिहाल में, हमारे दादा दादी दोनों जन जाके हमको लेके चले आए थे। उनको बोले थे कि आपको रहना है तो आप भी आ सकती हैं, और हम लोग मैंने आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बिटिया को लेके जा रहे हैं। तो ये गीत संगीत में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? गीत संगीत में सर हम बचपन से ही, जब से हम अपने आप को संभाले हैं तभी से हमारा बचपन से ही इंटरेस्ट है। हम स्कूल में हर जगह मुझे अवार्ड मिलता था, हर जगह मुझे सम्मान मिलता था, और गांव में शादी विवाह जो भी होता था मैंने बचपन से ही नामी थी गाना उन्हें गाने में। जी। तो आपकी उम्र की बहुत सारी महिलाएं बिरहा गाती हैं मंच पर चढ़कर, लेकिन आपने लोकगीत का क्षेत्र चुना, उसके पीछे क्या वजह? क्या बिरहा की तरफ भी जाने का मन हुआ कभी? नहीं, बिरहा मुझे नहीं पसंद था और बिरहा के बारे में मैं बहुत जानती भी नहीं थी। मैं ऐसे ही गांव के गाना गाया करती थी, और बाकी स्कूल का जो जैसे दहेज गीत, सामाजिक गीत जो भी स्कूल में गाए जाते थे। एक मैं द्रौपदी बिलाप हर दिन 8वीं घंटे में सब स्कूल के सभी बच्चे एकत्रित करके गाना होता था। अच्छा। वो गीत वहाँ के सर मैम हर दिन सुनते थे। वो कौन सी शरारत है बचपन की जिसको आपने अपने गानों में ढाला, जो आपकी आवाज़ में आपका अपनी पहचान भी बन गई? बचपन क्या बताएं, बचपन तो सर हमारा ऐसे बीता कि हम अगर बचपन का नाम लेते हैं तो हमको हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ शरारत आपको क्या बताएं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट संगीत में बचपन से ही था। और जब तभी सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, और मेरी शादी जब हुई तो शादी के बाद भी हमारे पास छोटी ही मोबाइल थी, बटन वाली जी। इसके बाद हमारे दोनों बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद मेरे पास एक बड़ी मोबाइल आई थी मेरे भाई के माध्यम से। जो मम्मी वहाँ गई हैं, वहाँ के भाई वही आते हैं आप। अच्छा। तभी से आते थे, शादी हुई वहाँ आते जाते थे, तो वही भाई मेरे मोबाइल दिए थे। उस मोबाइल में मैं गाना वाना सुनती थी, तो सभी लोग एक गाँव का जो गाना होता था वो गाती थी। तो मैं सोची ये सब गाने तो इससे बेटर मैं गाना जानती हूँ, मैं गाती भी हूँ, मैं भी इस मोबाइल में दिख सकती हूँ, गा सकती हूँ। तो वहीं से धीरे धीरे मेरा मन किया। मैं बनारस पहली बार गई थी गाना गाने के लिए, लिंक ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। 2 गाना हमारा वहाँ रिकॉर्ड हुआ था 2019 में। इसके बाद लॉकडाउन आ गया था जी। लॉकडाउन आने के बाद काफ़ी दिन बंद था, फिर धीरे धीरे ऐसे शुरुआत की। तब चैनल के बारे में नहीं जानते थे, इनकम के बारे में नहीं जानते थे, सब्सक्राइबर क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, हमको कुछ नहीं पता था। सिर्फ हमको गाना था, वो मोबाइल में दिखना था, मेरी शौक थी, बस शुरू कर दिए थे। ये आप सबका आज प्यार आशीर्वाद है। जो आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में योगदान किया, जिन्होंने आपको गढ़ा? जी, हमारे गुरु जी हैं जो हमको हारमोनियम का हर चीज़, जैसे सरगम होता है, सरगम पलटा, गाने का स्वर स्केल, हर चीज़ हमें जानकारी हमारे अशफाक सरगम गुरु जी दिए हैं। और उन्हीं के साथ अक्सर कार्यक्रम भी रहता है, और बहुत बड़ा योगदान उनका है। बाकी यूट्यूब के क्षेत्र में हमारे भांजे जो हैं ब्रिजेश कुमार, उन्होंने हमारे साथ पूरा फुल सपोर्ट किया और फुल साथ दिए। पूरा मदद किया, ऑडियो से लेके वीडियो तक पूरा काम वही करते थे, मैं सिर्फ गाया करती थी। कौन सा गाना था जिससे आप बहुत लोकप्रिय हो गई और आपको लगा कि अब जो है मैदान हमारा है?
जी, इस टाइम एक गाना अभी जहाँ भी जाते हैं लोग डीजे वगैरह में बजाते हैं कि ऐसे है। हरे कवनो अकेलिया बताओ तुमरी ननदो सैया मिलल न बोलवाना। अरे कवनो अकेलिया बताओ तुमरी ननदो सैया मिलल न बोलवाना। अरे दलिया में नुनवा चटक कैदा भौजी घर जाऊ पारे भैया बोली है ना। अरे खाई के खियाई के हर निकल गबे मनवा। आ खाई के खियाई के अरे निकल गबे मनवा। अरे खाई के खियाई के निकल गबे मनवा। तब ना बोलैया नाड़ी ना। हरे कवनो अकेलिया बताओ तुमरी ननदो सैया मिलल न बोलवाना। ये गाना आज से हमारा आप सबके आशीर्वाद प्यार से 24-25 लाख चल गया है। जी, इसने आपको लोकप्रिय बना दिया। सभी लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं अरे दलिया में नून चटक करके चिढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो तो एकदम महिला और पुरुष के बीच के जो संबंध और तमाम कई मंच पे भी जाते हैं तो इस गाने की फरमाइश जरूर आती है। तो यूट्यूब पर तो जैसे अभी आपने गाया उस तरीके से भी लोग गा के बहुत लोकप्रिय होते हैं। साजबाज के साथ आप गाती हैं? बिल्कुल, प्रोग्राम आपकी करते पार्टी हैं है? हाँ, तो कौन कौन लोग हैं आपकी पार्टी में? हमारे गुरुजी हैं और ढोलक पे हमारे अभी बहुत माने जाने कलाकार हैं समर सिंह भैया, पवन भैया और खेसारी भैया के साथ में ढोलक वादक पे कार्यक्रम करते हैं जावेद भैया जी। बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं उनके साथ कार्यक्रम की हूँ और जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, बहुत अच्छा बजाते हैं। तो YouTube ने आपको एक तरह से वो मुकाम दे दिया। पैड पर हमारे गुरुजी के लड़के हैं और ढोलक पे कभी मैंने अब सिराज भी रहते हैं। मैंने एक ही टीम फिक्स नहीं है, कई टीम जी। हाँ है, जो खाली रहता है उसी के साथ में अपना एडजस्ट हो जाता है। तो महीने में कितने दिनों तक आपको कितना दिन गाना पड़ता होगा? कितने दिन आप गा लेती हैं? गाना तो रोज ही गाते हैं, 4 से 10 गाने तो रोज ही रिकॉर्डिंग होते रहते हैं सर जी। क्योंकि जो गाने होते हैं लोग अपने अपने चैनल लिए खरीदते भी हैं प्रोजेक्ट, तो उनको भी देना होता है। अपने भी चैनल के लिए रिकॉर्ड करते हैं। अभी जो गाना गाए तो 2-3 दिन लगातार कार्यक्रम है तो 2 गाना रेडी कर लिए। वो रखे रहेंगे तो अपन 1-2 दिन गैप देके, जब तो खाली टाइम रहते तो डेली 1 गाना देते थे, लेकिन अब नहीं दे पा रहे, क्या करें, व्यस्तता है। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 1 लड़का 1 लड़की। तो उनकी देखभाल में क्या दिक्कत आती है? जब आप बाहर जाती हैं गाने तो कौन देखभाल करता है उनकी? कौन करता है, अब हमारे हस्बैंड है और ब्रिजेश के भी घर वाले रहते हैं और नहीं भी रहते हैं तब एडजस्ट करते हैं। बच्चे हैं, समझाते हैं उनके, हम क्या करें, तुम लोग थोड़ा सा संभालने लायक हुए हो, संभालो, क्या करें, परेशानियाँ तो होती हैं। अभी बच्चे हैं, कुछ करने लायक नहीं, फिर भी एडजस्ट करते हैं। जी। तो ये मुझे बताइए कि जो अब इस इलाके में आप बिल्कुल फेमस हो गई हैं, तो आपकी प्रेरणा पा के बहुत सारे नए गायक गायिकाएं भी आ ही रहे होंगे मैदान में। बहुत सारे लोग आते हैं सर, ऐसे मेरे गाने पे हमेशा वो कमेंट आया करता था, मैसेज आया करता था, दीदी मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करो। और रोज 2-4 लोग पहुंच जाती थी बहनें, तो हम जैसे अब उनको संभाले के अपना काम करें, दोनों में डिस्टर्ब हो जाते थे, एक भी काम नहीं ढंग से कर पाते थे। तो इसलिए मैंने एक मंगलवार का दिन रख दिया। अच्छा। उस दिन म्यूजिक का काम नहीं करते हैं, उन्हीं लोग का सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो उसी दिन भीड़ होती है, सब लोग आती हैं, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। तो अभी आपका यूट्यूब धड़ाके से चल रहा है और कार्यक्रम भी चल ही रहा है। बिल्कुल, ये आप सबका स्नेह है, प्यार है। क्या योजनाएं हैं आपकी आगे की? बस ये आप सबका आशीर्वाद रहे और मेहनत ऐसे करती रहूँगी, जो भगवान को मर्जी होगा। मैं तो बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहती हूँ और मेहनत भी करती हूँ, आज भी आराम नहीं करती हूँ। गुरुजी को बुलाती हूँ, उनके साथ भी मेहनत करती हूँ, हारमोनियम का संगत करती हूँ और फिर गाना भी गाती हूँ, प्रोग्राम भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ। ये समझो कि दिन भर ऐसे चलते चलते पैर पत्थर जैसे दिखने लगता है, लगने लगता है हमको भारी। अच्छा, क्या आपको कभी लगता है कि ये जो हमारे समय में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं जिससे जनता जूझ रही है,
उसकी तरफ भी कभी जाना चाहिए, उसको भी गाने में ले आना चाहिए? देखिए, जो भी होता है मैं उस पे आवाज़ उठाती भी हूँ, गाना गाती भी हूँ। हम्म, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जो समझ रही हूँ, जैसे भी मुस्कान जैसा कांड कर डाली, वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक पुरुष कटा लेकिन हजारों महिलाएं जलाई गई, बिल्कुल, ठीक है। निर्दोष। अगर देखिए, हम ये देखते हैं कि तमाम सारी ऐसी महिलाएं, अभी एक दलित व्यक्ति का मामला आया सामने कि सवर्णों ने उसे कहा कि हमारे खेत में काम हाँ, करो, उसने मना बोझ किया, ढोने के लिए जी, उसको जला दिए। जला दिया, हाँ। इलाहाबाद में। हाँ। इसी तरीके से अनेक महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार होता है, जी, जी, जिनके मुकदमे भी दर्ज नहीं होते, जी, जिनके दर्ज हो जाते हैं, अखबार में आ जाता है, उनको हम जानते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने मामले हैं। जी। अब रिश्तों को लेकर लोगों का विश्वास उठ गया है। कोई भी महिला, कम से कम मैं देखता हूँ कि अगर उसकी बेटी 10, 12, 15 साल की है तो अपने चाचा के साथ भी वो रहे तो उसको लगता है कि कहीं कोई ऐसी घटना न हो, अनहोनी नहीं। ये तमाम सारी समाज की गलाजत है। हाँ, उसको क्योंकि लेकर क्या ऐसे आप कोई सोचते रिश्ते बचे ही नहीं हैं कि जो समाज को देकर विश्वास दिलाया जाए। हैं? ऐसे कोई रिश्ते नहीं, तो ना भाई बहन का, ना पति पत्नी का, ना कोई भांजी मामा का, ना कोई चाचा भतीजी का। ऐसा कोई रिश्ता समाज ने छोड़ा ही नहीं कि जो दे के हम किसी को विश्वास दिला सके। तो आखिर ये विश्वास जो उठ गया, लेकिन समाज तो खत्म नहीं हुआ, तो कैसे चलेगा ये सब कुछ? कैसे आप गाएंगी? कैसे गाने का मन करता है कभी आपका उसको, उन सब चीज़ों को लेकर? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेगा। हम तो अगर जब भी कोई मामला होता है तो मैं गीत तो जरूर गाती हूँ। अच्छा। इन सब को लेकर। जैसे अभी उज्जैन में एक बिटिया के साथ ऐसे घटना घटी थी, और फिर अभी मुस्कान का मालती के साथ ऐसा हुआ, उनके भी ऊपर मैं गीत गाई थी। अभी एक अनुराग यादव भैया जी का गला कटा सरेआम, उनके लिए भी मैं तमाम गीतों के माध्यम से आवाज उठाई थी। 2 साल पहले हाथरस में एक कांड हुआ था, एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ और फिर उसको अस्पताल में जब वो मर गई तो उसके गांव में ले आए, उसके घर के लोगों को आने नहीं दिया, उसकी लाश पुलिस ने जला दी। ये कांड स्त्रियों के लिए तो बहुत ही माने एक तरह से बहुत भयानक है। भयानक, बिल्कुल बिल्कुल। तो, अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके पास जो कवि लोग हैं या जो गीत आप उठाती हैं, लोक से उठाती हैं, कुछ नए गाने भी लिखते होंगे कवि लोग आपको, तो आपके कवि लोग क्या बहुत अच्छे गाने आपके कहने पर देते हैं या अपने से लिख के दे देते हैं? कवियों का भी चिंतन बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल है? आप कह रहे थे, मैं इस बारे में जरूर कहूँगी और बात विमर्श करूँगी, और आप जो बातें कहें हमको बहुत अच्छी लगी। और ऐसे कहीं ना कहीं एक इंसान अगर आवाज़ उठाएगा तो हजारों के मन और विचार बदलेंगे। जैसे गाना बिहार में गाते हैं लोग, जी। माई रे माई बिहान होई कहिया, भेड़ियन से खाली सिवान होई कहिया। अब भेड़िया जो है और बिहान, ये दोनों शब्द जो है स्त्रियों के लिए विशेष अर्थ रखता है कि कोई लड़की, कोई श्रमजीवी औरत जा रही है खेत में काम करने और उसके ऊपर किसी ने हमला किया। भेड़िया वहाँ एक आदमी है, आदमियों का समूह है जी। तो इस तरीके के गाने और भी बेहतर तरीके से लोगों में जा सकते हैं, उनके जहन में आ सकता है कि नहीं, हमारा समाज अभी बीमारी की हालत में है या कुछ लोगों की कब्जेदारी इस पर है, वो ख़त्म होनी चाहिए, अच्छा समाज बनना चाहिए। लोकतंत्र अगर इतना 75 साल की यात्रा करके यहाँ तक आया तो लोकतंत्र और भी मजबूत होना चाहिए। हम सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो बिल्कुल पिछड़े हैं शैक्षिक रूप से। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का एक कारण ये भी है कि जितने भी दोषी हैं जी, चाहे कितना बड़ा भी कांड ना कर जाए, उनको कभी तो सजा मिलती नहीं है। तो अगला इंसान के अंदर डर जाएगा कैसे, और वो अत्याचार करने से रुकेगा कैसे? इस एक कारण, सबसे बड़ी कारण है कि अगर जो इंसान दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दिखने वालों को मन में ये हो कि हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बाप रे बाप, उसको इतनी बड़ी भयानक सजा मिली ये काम करने के लिए। तो एक गायक के रूप में मुझे लगता है कि ये एक चुनौती है कि हम सुने और हम गाएं, लेकिन एक कवियों का जो समूह है जो चाहता है कि उनका गाना लोग गाएं जी,
तो उनसे भी ये कहने की ज़रूरत है कि आप इस पर लिखिए और कायदे का लिखिए, जी। क्योंकि जब आप कायदे का लिखेंगे तो हम तो अपनी आवाज़ के दम पर उसको आगे ले ही जाएंगे, जी, लेकिन आपके चिंतन में बदलाव आना चाहिए जो चीज़ें हैं। बहरहाल आपने बहुत समय दिया, व्यस्त हैं आप और जा भी रही हैं आप रुकी, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर आपसे हम मिलेंगे, लेकिन आप एक दो गीत जो है जरा गा दीजिए। कि ननदर सी आई गई, ननदर सी आई गई, अब का करी हो, ननदर सी आई गई, ननदर सी आई गई, अब का करी हो। ननदर सी अनीता गोरखपुर में बसी गई, ननदर सियानी गोरखपुर में बसी गई, योगी से फंसी गई हो, योगी से फंसी गई, अब का करी हो। ननदर सी आई गई, ननदर सी आई गई, अब का करी हो। इसमें ननद का रोल खुशबू रानी किए थे, और गाना और ननद का कई गाना हम गाए थे कि करैला से कड़वी हमार ननदी, करैला से कड़वी हमार ननदी, पिया अब ना बोलऊ बई तोहार बहिनी, पिया अब ना बोलऊ बई तोहार बहिनी। अपने ननदिया के साड़ी लियाए, अपने ननदिया के साड़ी ले आए, उनके नखरे हजार कहाँ सस्ती, उनके नखरे हजार कहाँ सस्ती, पिया अब ना बोलऊ बई तोहार बहिनी।